जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत आपका अपने परिवार में। कैसे हो सभी? तो फटाफट से जुड़ जाइएगा क्लास में और सभी साथियों के पास में क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी परिवार में नया है वो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और आपको मिलने वाली है आज राजस्थान इतिहास की मारवाड़ इतिहास में दूसरी क्लास हम पढ़ने वाले हैं साथियों। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे साथियों जो मालदेव और मालदेव के बाद में चंद्रसेन, हम इसको पढ़ने वाले हैं। उसके पहले जो कुछ छोटे छोटे राजा थे जैसे कि सातल देव था और राव सुंजा था और राव गांगा था, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी साथी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो साथियों शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को और आपको बेहतरीन मजा इसमें आने वाला है। तो यहाँ देखिएगा, हमने पिछली जो क्लास थी, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान का मतलब इतिहास का परिचय पढ़ा था। इतिहास इतिहास का परिचय हमने पहली क्लास में पढ़ा था। परिचय हमने इसमें पढ़ा था और उसके बाद में हमने पढ़ा था मारवाड़ इतिहास का परिचय। मारवाड़ इतिहास का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय हमने देखा था। मतलब किस प्रकार से ये मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव रखी थी, राठौड़ वंश के बारे में हमने पढ़ा था। और कौन कौन सी कुल देवी थी, कौन कौन से इनकी आराध्य देवी थी, वो हमने यहाँ पर सारी बात कर ली। कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख शासक रहे थे उनकी यहाँ पर हमने बात कर ली थी। और हमने साथियों राव सिंह से लेकर के, कहाँ से लेकर के, राव सिंह से लेकर के हमने बात कर ली थी साथियों राव जोधा तक। कहाँ तक बात कर ली थी? राव जोधा तक हमने बात कर ली थी, बेसिक रूप से कर ली थी। अब इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों राव साथल को। तो राव साथल के बारे में देखते हैं। तो यह रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर साथियों राव साथल के बारे में देखिएगा। राव साथल 1489 से लेकर 1492 ईस्वी तक रहा था। और साथियों ध्यान दीजिएगा, इसने साथल से आपको ध्यान रखना है, साथल ने एक शहर बसाया था जिसका नाम था सातलमेर। कौन सा शहर बसाया था? सातलमेर। जो सातलमेर था वो पोखरण की राजधानी था। किसकी राजधानी था? पोखरण की राजधानी था। और पोखरण में आपको ध्यान रखना है साथियों, यहाँ पर सातलमेर में जो रामदेव जी थे, लोकदेव था, उन्होंने यहाँ पर भैरव नामक राक्षस का वध किया था। आपको सभी को ध्यान रखना है कि एक गीत आता है कि पहला पहला पर्चा दिया था अपनी माता को, किसने? रामसा पीर ने। वही रामसा पीर साथियों जिसे पीरों का पीर कहा जाता है, मारवाड़ का देव जिसको कहा जाता है, रूणीचा का धनी जिसको कहा जाता है। रूणीचा कहाँ पर है? जैसलमेर में ही है, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेतल का भरथार इसको कहा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा। अर्जुन का वर्सेस कृष्ण का अवतार इसे कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता इसको कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। जिनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है, जिनकी ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। कसम को आण कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, और मंदिर में की गई घोषणा को हरड़ा कहा जाता है। पगलिया रखने का स्थान ताक या मालिया कहलाता है। सारी जो बातें आ जाती है साथियों रामदेव जी के बारे में आ जाती है। आगे देखिएगा, सातल देव का जो भाई था उनका नाम था वीर सिंह, जिसने मेरवाड़ जो मेड़ता का शासक बनाया था राव सातल ने। इनकी पत्नी थी फूला बठियानी, जिसने जोधपुर में फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया था। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर आगे देखिएगा, अजमेर का शासक था साथियों एक मल्लू खां। कौन था? मल्लू खां का। मल्लू खां का सेनापति था जिसका नाम था गुड़ले खां। गुड़ले खां एक वैसे तो सही आदमी था, किंतु इसने मल्लू खां के कहने पर मतलब अपने स्वामी के प्रति कोई भी द्वेष या भेदभाव ना रखना, तो उनकी सारी बातें मानना। तो ये यहाँ से चला गया और चला कहाँ गया? ये आ जाता है जोधपुर में पीपाड़ शहर में। पीपाड़ शहर में क्या हुई थी कि 140 कन्याएं, कुंवारी कन्याएं थी जो गणगौर पूजा कर रही थी तालाब के किनारे पर। वहां यह आता है और इन 140 कन्याओं को गिरफ्तार करके ले चला जाता है। इस बात की सूचना जो मिलती है, इस बात की सूचना किसको मिलती है? राव सातल को इस बात की सूचना मिलती है। अपनी सेना लेकर के राव सातल चले जाते हैं गुड़ले खां पर आक्रमण करने के लिए। और इनके मध्य युद्ध होता है, कोषाणा गांव का युद्ध होता है 1492 ईस्वी में। इस युद्ध में दोनों ही वीर घायल हो जाते हैं, किंतु गुड़ले खां की मृत्यु हो जाती है
और बाद में जब इनको गिरफ्तार करके इन कन्याओं को दे दिया गया था तो इन्हें पीट पीट कर मतलब इस पर इतने छेद कर दिए गए थे कि मतलब गिन नहीं पाए थे इतने। और गुड़ले खां के साथ में कुछ मुस्लिम महिलाएं भी साथ में आई थी। और आपको कहीं किताब में ये भी मिलेगा कि गुड़ले खां के साथ में बाद में जो गुड़ले खां की पुत्री थी गिंदोली, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था जोधपुर में। तो बाद में गुड़ले खां की जब मृत्यु का समाचार सुनी तो गुड़ले खां की पुत्री थी गिंदोली, उसने अपने पिता की मृत्यु की याद में, साथियों ध्यान रखना है, गुड़ले खां नृत्य की शुरुआत की थी, जो कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही शीतलाष्टमी मनाई जाती है, ऋषभदेव जयंती मनाई जाती है। तो ये साथियों इसके बाद में ये नृत्य की शुरुआत करती है। और जो कुछ मुस्लिम जो महिलाएं इनके साथ में आई थी, उसने उर्दुआ बेगम या फिर मुस्लिम बेग में उनको कहा गया था, बाद में यहाँ पर वारंजा के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और बाद में सातल देव के कहने पर ही इन महिलाओं का मुंडन करवाकर इन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, 140 कुंवारी कन्याएं यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर ले जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे ध्यान रखना है, आगे आता है राव सूंझा। राव सूंझा के समय साथियों बीका ने जोधपुर में राज चिन्ह के लिए अपने सैनिक को भेजा था, किंतु फिर राव सूझा था उसने देने के लिए इनकार कर देता है। बाद में जब आक्रमण कर देता है तो बीच में रानी जसमादे आ जाती है और इनके मध्य समझौता करवाकर इन बीका को राजचिन्ह वापिस लौटा देती है, जिसमें छत्र, ढाल, तलवार, त्रिशूल, भाला, मुकुट, ध्वजा और जो इनकी नागनेची माता की जो मूर्ति थी वो भी इनको यहाँ पर दे दी जाती है। इसके बाद में जो राव बीका था उसने 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश में जाकर अपने चाचा कांदल की सहायता से वहां पर नींव रखता है। मतलब राती घाटी, मतलब राती घाटी का किला किसको कहा जाता है, आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, राती घाटी का किला किसे कहा जाता है। 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को बीकानेर शहर की स्थापना ये करता है करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता ने राव बीका को कहा था कि तेरा राज जोधा से भी सवाया होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो करणी माता के आशीर्वाद से जाता है और ये बीकानेर शहर की स्थापना करता है। कोडम देशन में इसने एक भैरव मंदिर का भी निर्माण करवाया था राव बीका के द्वारा। राव गांगा साथियों, राव अगला आता है राव गांगा। राव गांगा ने सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र मालदेव के साथ में 4000 सैनिक भेजे थे, जिसने खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। राणा सांगा आपको ध्यान रखना है जिसने पाथी परवन लिखा था सभी राजस्थान के राजपूत राजाओं को। मतलब पाथी परवन का मतलब क्या होता है कि सभी राजाओं को एक झंडे के नीचे एकत्रित करना, मतलब सारे मिलजुल कर एक संगठन बनाकर एक दुश्मन के विरुद्ध युद्ध के लिए सहमत हो जाना। तो इस प्रकार से तो उन्होंने पाती परवन लिखा था, सभी को एक साथ में इकट्ठा किया था। और यह भी कहा जाता है कि यह महाराणा सांगा ही एक ऐसे वीर योद्धा थे जिसने पूरी राजपूत शक्ति को एक तरह से संगठित कर सके थे। इसके बाद में राजपूत योद्धाओं की जो शक्ति थी वो कभी भी एकता के रूप में नहीं हुई थी। राव गंगा साथियों, राव गंगा के साथ में मालदेव था, युद्ध हुआ था, सेवके का युद्ध हुआ था। और आपको ध्यान रखना है राव गंगा की अगर आपसे मृत्यु पूछी जाए, राव गंगा की मृत्यु पूछी जाए तो ये मृत्यु हुई थी इनकी 1531 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। आपको ध्यान रखना है। इस तरह दौलत खां आ जाता है और दौलत खां के साथ में ही था, मतलब राव गंगा का कोई भाई था या फिर ऐसा ही था इनका, तो वो यहाँ पर आ जाता है जिसने शेखावाटी प्रदेश की स्थापना करता है। और दौलत खां का साथियों हाथी था जिसका नाम था दरियाव जोश हाथी, दरियाव जोश हाथी था। अब ये जो हाथी था साथियों ये युद्ध के समय ये चला जाता है मेड़ता के वीरम देव के पास में चला जाता है। अब इस हाथी को मालदेव वापिस मांगता है, किंतु वीरम देव क्या कर देता है, मना कर देता है। मतलब ऐसे को जिद पकड़ लेता है कि अगर हमारे साथ में खाना खाओ बिद हम आपको हाथी दे देंगे। किंतु मालदेव नाराज हो जाता है और इस पर आक्रमण करता है। बाद में कहीं मतलब जैसे कि यहाँ पर अजमेर था और सांबर था, इस पर कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है वीरमदेव को पराजित करके। इसके बाद में साथियों वीरमदेव फिर गंगा बोलता है वीरमदेव से कि अब ये दुश्मनी अगर ऐसे अगर अभी खत्म नहीं की तो बाद में फिर आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये इसको मतलब दुश्मनी को खत्म करने के लिए मालदेव को सैन्य हाथी देने के लिए तैयार हो जाता है, जो बाद में 2 या फिर वो जो 4 घोड़े थे वो साथ में भेजता है और एक हाथी भेजता है, किंतु हाथी बीच रास्ते में मर जाता है।
मरने के बाद में मालदेव और ज्यादा नाराज हो जाता है, बाद में वीरमदेव पर आक्रमण भी करता है और सांबर और अजमेर के क्षेत्रों पर बहुत अधिकार कर लेता है। और इस गुस्से में आकर मालदेव अपने पिता की हत्या कर देता है, जो मारवाड़ का पहला पितृहंता कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे आता है साथियों राव मालदेव आ जाता है। आगे आ जाता है राव मालदेव। 1531 से लेकर के 1562 ईस्वी तक ये रहा था। और इनका जो जन्म हुआ था वो 11 दिसंबर 1511 ईस्वी को होता है। इसका उपनाम था हिंदू बादशाह, जो चारण कवियों के द्वारा कहा गया था। हशमत वाला राजा था, जो फारसी इतिहासकारों के द्वारा कहा गया था। हिंदुस्तान का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जो फरिश्ता के अनुसार कहा गया था। भारत का महान पुरुषार्थी था, जो बदायूं के द्वारा कहा गया था। साथियों, मालदेव की अगर बात करें तो मारवाड़ का शौर्य काल कहलाता है राव मालदेव का। और चित्रकला की शुरुआत हो जाती है चौखेलाव तालाब के पास से मेहरानगढ़ दुर्ग। 52 युद्धों का विजेता, 58 प्रगुणों का स्वामी था, 51 वर्ष ये जीवित रहा था। साथियों, इनका राज्याभिषेक 5 जून 1531 ईस्वी को हुआ था। और आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर आ जाता है राज्याभिषेक की अगर बात करते हैं तो अकबर की, जैसे अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो यहाँ पर जैसे कि सांगा का, राणा सांगा का राज्याभिषेक अगर आपसे पूछा जाए, राज्याभिषेक ये हुआ था 1509 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। और इसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ पर हुआ था राणा, यहाँ पर इनका राज्याभिषेक हो, इसके बाद में आ जाता है किसका राज्याभिषेक आ जाता है? इसके बाद में आ जाता है, इसके बाद में राज्याभिषेक आता है अकबर का। अकबर का राज्याभिषेक आता है। और अकबर की बात करते हैं, अकबर का राज्याभिषेक कब आता है? आता है 1556 ईस्वी को आता है। और राज्याभिषेक मालदेव का 1531 ईस्वी को आ जाता है। और चंद्रसेन का कब आता है? चंद्रसेन का कब आता है? चंद्रसेन का आ जाता है 1562 ईस्वी को, 62 ईस्वी को आता है। और राणा प्रताप का, राणा प्रताप का कब आता है? मार्च, यहां पर बात करते हैं 28 फरवरी, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं आपको 1 मार्च भी मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा इस प्रकार से। जब मालदेव का साथियों बात करते हैं राज्याभिषेक हुआ था तो सोजत और जोधपुर इनके पास में 2 ही प्रगने थे। आगे देखिएगा, मालदेव का भाई था साथियों राम, मालदेव के पुत्र थे ये साथियों, भाई नहीं था ये। मालदेव के भाई नहीं थे, ये पुत्र थे। मालदेव के पुत्र राम सिंह, उदय सिंह। और बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है चंद्रसेन, चंद्रसेन आ जाता है। 1532 ईस्वी में विक्रमादित्य की सहायता की थी इनके द्वारा, जब गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और रानी कर्मावती ने वहां पर जोर किया था। जब चित्तौड़ का कौन सा शाखा हुआ था? दूसरा शाखा हुआ था 1534 या मार्च 1535 ईस्वी में चित्तौड़ का कौन सा शाखा होता है? दूसरा शाखा हो जाता है। किसके द्वारा होता है? रानी कर्मावती के द्वारा। कौन के द्वारा? रानी, रानी कर्मावती के द्वारा, कर्मावती के द्वारा। 1540 ईस्वी में यह मालदेव उदय सिंह की सहायता करता है, जिसमें मावली का युद्ध में 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? मावली का युद्ध हुआ था। बनवीर ये था साथियों पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र। किसका था? पृथ्वीराज सिसोदिया का, सिसोदिया का दासी पुत्र, दासी
था ये। और उदय सिंह की ये सहायता करता है, जिसमें ये विजय हो जाता है, सहायता करता है मालदेव। इस विजय के उपलक्ष्य में जो उदय सिंह था वो राव मालदेव को 4 लाख फिरोजे और बसंत राय नामक एक हाथी दिया था। साथी आगे देखिएगा, 1541 से 42 ईस्वी में पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था। और ये पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था साथियों फलौदी जिले में। कहां पर हुआ था? फलौदी जिले में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में राव मालदेव की विजय हुई थी और राव जेत सिंह इसमें मारा गया था। और कल्याणमल साथियों अपने परिवार को सिरसा नामक हरियाणा में छोड़कर ये शेरशाह सूरी के पास में सहायता के लिए चला जाता है। कहा जाता है कि नागराज को भी भेजा था इन्होंने। और कहीं आप कहता कि ये कल्याणमल, बाद में जब मालदेव ने वीरमदेव पर आक्रमण किया था, वीरमदेव भी मेड़ता छोड़कर शेरशाह सूरी के पास में चला गया था। अब कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया वीरमदेव हो गया, वीरम देव शेरशाह सूरी की तरफ हो गया। और एक कौन हो गया? कल्याणमल हो जाता है। कौन हो जाता है? कल्याणमल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों शेरशाह सूरी के पास में चले गए, तो मतलब सारी जो सूचना थी वो तो इनके पास में। इसी विजय के उपलक्ष्य में जेता को मालदेव ने साथियों डीडवाना और नागझुंझुनू की जो जागीर प्रदान की थी। आगे देखिएगा, गिरी और सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ था, जिसे जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। ब्यावर जिले में ये हुआ था। और इसमें राव मालदेव साथियों का एक झूठी अफवाह फैलाई जाती है। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा झूठी अफवाह फैलाई जाती है कि तुम्हारे जो सेनापति हैं उन्होंने हमसे रिश्वत ले ली है। मतलब इनके जो खेमे में 20-20 हजार की 2 पोटलियां रखवा दी थी दोनों के में। और बाद में जब विजय आकर देखा तो उनको यहाँ पर सबूत मिल गया, किंतु इन दोनों को कोई पता नहीं था। बाद में जब सुबह देखा कि मालदेव तो युद्ध मैदान छोड़कर ही भाग गया है। अब मैदान छोड़कर ये जब भाग गया तो तब इंजेता और कोपा को सारी घटना का पता चला कि शेरशाह सूरी ने ये चाल चली है और इस कारण ये घटना हो गई है। तो ये बहुत नाराज हुए और कहा था कि राजपूतों पर हमने आज तक ऐसा कलंक नहीं देखा, इस कलंक को हम शेरशाह सूरी के रक्त से नहा कर क्या करेंगे, इस रक्त से ना, इस शेरशाह सूरी के रक्त से ही क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो हमारे ऊपर जो ये कलंक लगा हुआ है। तो कल्याणमल इस तरफ हो जाता है, वीरमदेव इसके साथ में हो जाता है। और बाद में जब इनकी सेना बहुत कमजोर पड़ गई थी तो बाद में जब शेर से कहा जाता है कि शेरशाह सूरी में जब युद्ध बीच में ही नमाज पढ़ने का समय हो जाता है और रिक्वेस्ट करता है नमाज पढ़ने की, युद्ध कुछ समय के लिए मतलब विराम कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और इस मतलब इस विजय में अगर बात करते हैं फर्स्ट विजय मानी, इसमें मतलब एक बीच में अगर युद्ध रोका दोबारा स्टार्ट हो गया तो 2 युद्ध हो गए एक। परंतु इस विजय में तो विजय इनकी हुई थी, क्योंकि ये बहुत इतनी भयंकर तरीके से युद्ध किया था कि शेरशाह सूरी की जो सेना थी वो युद्ध मैदान छोड़कर भागने के लिए तैयार हो गई थी। किंतु जब युद्ध नमाज पढ़ने का समय हुआ तो युद्ध विराम करने के लिए कहा। बाद में कुछ समय पश्चात में ही जलाल का जलवानी नई सेना लेकर आ जाता है, उन्हीं की सेना में जोश आ जाता है और बाद में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है जेता और कुंपा साथियों। और जो मालदेव था वो यहाँ से तोड़कर ये कांच सिवाना भाग जाता है, जिसको मारवाड़ की शरणस्थली कहा जाता है। और इसका निर्माण वीर नारायण पंवार और जालोर की कुंजी कहा जाता है, बालोतरा जिले में ये रहता है। ठीक है, तो यह और बाद में जो शेरशाह सूरी विजय यहाँ पर करने के बाद में ईशा खां और खुआश खां को यहाँ पर गवर्नर बना दिया जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शेरशाह सूरी ने यहाँ पर सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। जोधपुर में सूरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। मस्जिद का क्या करवाया था? निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे युद्ध आता है साथियों हरमाड़ा का युद्ध आता है, जो 1557 ईस्वी में हुआ था। 24 जनवरी 1557 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। और महाराणा उदय सिंह और जिसके साथ में जयमल राठौड़ मेड़ता का था। अब यह हाजी खां और मालदेव साथियों बेगम रंगराय के चक्कर में यह सब हो जाता है, युद्ध होता है। और यहाँ पर मैं आपको अगर आपको समझाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर आता है हमारे पास में कौन? मालदेव आ जाता है। यहाँ पर कौन आ जाता है? मालदेव आ जाता है। मालदेव के पास में साथियों एक व्यक्ति आता है। वो कौन आता है? झाला सज्जा का
पुत्र जेत्र सिंह सहायता के लिए आता है, सहायता के, मालदेव इसको सहायता करता है और जेत्र सिंह को मालदेव खेरवा की जागीर दे देता है, खेरवा की जागीर दे देता है। ठीक है, इनको खेरवा की जागीर दी गई। अब जेत्र सिंह क्या करता है, जेत्र सिंह क्या करता है, अपनी बड़ी पुत्री स्वरूप दे का विवाह, स्वरूप दे का विवाह किसके साथ में कर देता है, विवाह साथियों, स्वरूप दे का विवाह कर देता है मालदेव के साथ में, मालदेव के साथ कर देता है। ठीक है, मालदेव के साथ में ये विवाह कर देता है। अब बात करते हैं कि मालदेव साथियों यह मतलब कुछ समय बाद में अपने ससुराल आता है। ये कहाँ पर आता है, मालदेव अपने ससुराल में आ जाता है, ससुराल में आता है। और ससुराल में आने के बाद में ये स्वरूप दे की छोटी बहन को देखता है। किसको देखता है, ये छोटी बहन को देखता है और ये इसे पसंद आ जाती है। इसको क्या आ जाती है, ये पसंद आ जाती है। पसंद आने पर मालदेव इसी से विवाह करने के लिए बोलता है, इसी से क्या बोलता है, विवाह करने के लिए बोलता है। जेत्र सिंह सोचता है कि मैं तुम्हें कुछ सोचकर बाद में उतर दूंगा या हमें कुछ समय का समय चाहिए, तो ये इस प्रकार से करता है। और बाद में यह मालदेव की नीयत को समझ जाता है और इस छोटी बहन का जो विवाह था वो साथियों किसके साथ में कर देता है, महाराणा उदय सिंह के साथ में, महाराणा उदय सिंह के साथ में ये विवाह कर दिया जाता है। उदय सिंह के साथ में ये क्या करता है, इसका विवाह कर दिया जाता है, विवाह कर दिया गया। तो मालदेव अब नाराज किससे हो गया, उदय सिंह से नाराज हो गया कि तूने मैं जिसे प्रेम करता हूं तुमने उससे विवाह क्यों किया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कर देता है। अब जब ये विवाह कर लिया जाता है तो इन दोनों के मध्य दुश्मनी हो जाती है। जैसे ही इन दोनों के मध्य दुश्मनी हुई और इसने फिर बाद में मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, वहां पर कुछ लूटपाट भी कर ली थी, कई क्षेत्रों पर अधिकार इनके द्वारा कर लिया गया था मालदेव के द्वारा। तो यहाँ देखिएगा साथियों आगे, अब ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई, इन दोनों के मध्य दुश्मनी हो गई, मतलब यह तो अब इसके हमेशा ही विपरीत रहेगा। अब उदय सिंह क्या करता है, उदय सिंह साथियों ये प्रेम करता था किससे, ये प्रेम करने लगा हाजी खां था साथियों, नागौर का हाजी खां की एक पासवान थी, पासवान बेगम, इसका नाम था रंगराय, रंगराय। अब जो उदय सिंह था, उदय सिंह इसको देखता है और ये इसे पसंद करने लग जाता है। मतलब मालदेव प्रेम करता था इसकी छोटी बहन से, सौरभदेव की छोटी बहन से, और अब इसका विवाह किसके से हो गया, उदय सिंह का। उदय सिंह प्रेम करता था रंगराय से। तो इन दोनों हाजी खां और मालदेव तो एक तरफ होना ही था, मतलब इसके प्रेम से इसने शादी की और इसके प्रेम से इसने शादी की, मतलब दोनों के प्रेम से शादी करने वाला कौन था, एक ही था। किंतु इसने विवाह नहीं किया था, उससे पहले ही इन पर आक्रमण हो जाता है और इन दोनों के मध्य युद्ध होता है साथियों। कौन सा, हरमड़ा का युद्ध होता है। 24 जनवरी 1527 ईस्वी को यह युद्ध होता है। इसमें महाराणा उदय सिंह का साथ जयमल देता है और मालदेव और हाजी खां एक तरफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर घटनाक्रम हो जाता है और जिसमें जीत जो होती है मालदेव की और हार कौन जाता है, ये उदय सिंह इसमें हार जाता है। किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर ये यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आता है कि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश किलों का जो निर्माण करवाया था वो मालदेव के द्वारा करवाया गया। जैसे कि मालकोट का किला, पोखरण का किला था, सोजत का किला था, मेड़ता का किला, जोधपुर के प्रकोठे का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। मालदेव की दो पुत्रियां थी जिनका नाम था लालबाई और कनकबाई।
कनकबाई ने गुजरात के सुल्तान महमूद के साथ में विवाह किया और लालबाई ने इस्लाम शाह सूरी की जो शेर शाह सूरी का पुत्र था उसके साथ में विवाह किया था। इसके दरबार में महात्मा नरसेन थे, करणीदान रत्नू थे और बीटू सूजा थे। जैसे कि हम बात करते हैं आशा बारहट था, आशा बारह हट था, आशा बारहट था, ईश्वरदास बारहट, ईश्वरदास बारहट था, ये भी इनके दरबार में मौजूद थे। आगे घटना आती है साथियों, मालदेव का जो विवाह होता है जैसलमेर की लूणकर्ण की पुत्री थी उमादी से, इनका जो विवाह होता है वो कब होता है? 1536 ईस्वी में इनका विवाह होता है। कब होता है? 1536 ईस्वी में मालदेव का विवाह होता है। 1536 ईस्वी में इनका क्या होता है? विवाह होता है रानी उमादे के साथ में। अभी विवाह की रात क्या करता है कि नशे में था मालदेव और उमादे की दासी थी भारमली, उसके साथ में ये क्या करता है? गलती से रात में सो जाता है। अब जब इतनी बड़ी घटना जब सुबह पता चली उमादे को, तो उमादे आगबुल होती हुई नाराज होकर यहाँ से चली जाती है, रूट कर साथियों तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है। तारागढ़ दुर्ग था साथियों अजमेर में, अजमेर तारागढ़ जिसको राजपूताने की कुंजी कहा जाता है और आवली का अरमान जिसे कहा जाता है। और साथियों पूर्वी राजस्थान के जो सर्वाधिक आक्रमण हुए थे, मध्य आक्रमण, तो उनका सामना करने वाला दुर्ग भी तारागढ़ को कहा जाता है। और उमादे आजीवन अपने पति से रूठ कर रहने के कारण इतिहास में इसे रूठी रानी के नाम से जाने जाना लगा। साथियों रूठी रानी का महल अगर आपसे बात करते हैं, अगर पूछा जाए आपसे राजस्थान में, राजस्थान में रूठी रानी के महल, रूठी रानी के महल वो कौन कितनी जगह है? 3 जगह आपको महल मिल जाएंगे। कौन कौन से? एक तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। दूसरी बात करते हैं भीलवाड़ा में। तीसरी बात करें यह आ जाता है जय संबंध, जय संबंध, जय संबंध, ये से थोड़ी जय संबंध, जय संबंध झील सलूम्बर में, सलूम्बर, जय संबंध, संबंध झील कहाँ पर है? तो इसके किनारे पर है। यहाँ पर 3 जगह आपको रूठी रानी के महल देखने को मिल जाएंगे साथ, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा और बाद में ये रूट कर कहाँ चली जाती है? गुंदो चली जाती है। और ये यहाँ पर क्या घटना होती है? यहाँ पर घटना क्या होती है? यहाँ पर देखिएगा उमादे को, उमादे को मनाने के लिए, मनाने के लिए ईश्वरदास, ईश्वरदास बारहट जाते हैं और मनाकर वापिस ले आते हैं, वापिस ले आते हैं। किंतु आशा बारहट, आशा बारहट, आशा बारहट बीच रास्ते में, बीच रास्ते में ओसाना गांव में
जाकर एक दोहा सुनाता है, एक दोहा सुनाता है। और वो दोहा सुनाता है, और कौन सा दोहा सुनाता है कि मान रखे तो पीऊं तज, मान रखे तो पीऊं तज, पीऊं रखे तज मान, दो दो गेंद न बंध सके एक खंबई ठाण। मतलब एक ही ठाण में, एक ही खंबे पर साथियों दो हाथी एक जगह नहीं रह सकते हैं। मतलब कि मान रखे तो पीऊं तज, पीऊं रखे तज मान, दो दो गेंद न बंध सके एक खंबई ठाण। मतलब अगर मान अपने मान को चाहती है तो अपने पति को भूल जा, अगर अपने पति को चाहती है तो अपने मान सम्मान को भूल जा। इस प्रकार से वो दुआ सुनाता है। और वहां से जो ये रानी थी साथियों, ये रानी थी, वो गुंदोज कोटा में चली जाती है अपने दंतक पुत्र राम के साथ में। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो जाती है और उमादे अपने पति की निशानी के साथ में सती हो जाती है। पति की पगड़ी के साथ में सती होना साथियों क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। अनुमरण कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। और एक लाइन आती है कि दरबार में पंक्तिबद्ध बैठना विसल कहलाता है, विसल मिसल कहलाता है। वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे आता है हाँ राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन की हम पढ़ेंगे साथियों अगली क्लास में, एपिसोड 3 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को धन्यवाद, आज के लिए धन्यवाद। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।